सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज हम पार्ट 5 अपना सॉल्व करने वाले हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। टोटल अभी तक हम 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज 20 और कर लेंगे, यानी हमारा 100 पीवाईक्यू का जो टारगेट था वो आज फिनिश हो जाएगा। मैंने आपसे कह रखा था कि मैं आपको एटलीस्ट कम से कम 100 पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी आपके एग्जाम से पहले पहले। तो आज वो चीज़ टास्क कंप्लीट हो रहा है हमारा। और मैंने आपसे एक और बात कही थी कि मैं आपको 20 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कराऊंगी, जो कि अफसोस नहीं हो पाया बहुत सारी रीजंस की वजह से। ठीक है, कभी सराउंडिंग्स में इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, मुझे रात रात भर वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, सो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से मैं वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई। पर एटलीस्ट जो आपका 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली सीरीज़ मैंने चलाई है वो मैं आपका कंप्लीट कर दूंगी। 20 अप्रैल तक नहीं, 22-23 अप्रैल तक मैं आपका पूरा 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपका कवर कर दूंगी, जिससे आपका एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए। और आपके एग्जाम से पहले पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके वन शॉट वीडियो मैं बना दूंगी, जैसे कि इकोलॉजी, जैसे कि जेनेटिक्स। ये दोनों के एटलीस्ट मैं वीडियो आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आपके ये चैप्टर्स ना छूटे, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, और साथ में सेल साइकिल भी हम कोशिश करेंगे सेल साइकिल भी कवर कर लें। मेरी कोशिश रहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा दूँ आपके एग्जाम के पहले। पर एक चीज़ तो डेफिनेट है कि आज आपका 100 पीवाईक्यू कंप्लीट हो रहा है। दूसरी चीज़ डेफिनेट है कि आपका 25 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कंप्लीट होगा। तीसरी चीज़ भी तय है कि आपका इकोलॉजी और जेनेटिक्स कवर होगा। इसके अलावा और हम क्या कर पाते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। फिलहाल हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आप हमारी हेल्प करना चाह रहे हो और अगर कर सकते हो तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें। ये हमारा QR कोड है, इस पर आप लोग पेमेंट कर सकते हो जितने भी आपकी मर्जी हो, ताकि हमें भी मतलब हम भी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी कुछ उसका रिजल्ट मिल सके, और जो हमारे साथ में मेहनत कर रहे हैं, जो PPT वगैरह बना रहे हैं, उसे हम अच्छी सैलरी दे सकें। हम बहुत कम सैलरी पे उन्हें रख रहे हैं तो हमें खुद नहीं अच्छा लग रहा। सो अगर आपसे हो पाए तो हमारी हेल्प करिए, ताकि हम उनकी सैलरी और इंक्रीज़ कर सके, और अपने आप में भी हमें सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ, हमें कुछ कमाई भी हो रही है जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज, जो कि पार्ट 5 वाली है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और ये जो सारे वीडियोस हैं कंबाइन करके मैं एक वीडियो बना दूंगी 100 क्वेश्चंस का। एक बार फिर से आप ट्राई करना और देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोबारा से। ठीक है, और कितने कॉन्सेप्ट्स आपको याद हैं उसमें। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं दुनिया में जो कि आपके नॉर्मन मेयर ने पहचान की हुई है। नॉर्मन मेयर सिर्फ आपको फंसाने के लिए नाम दे रखा है, आप तो फोकस करो कि दुनिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। दुनिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, दुनिया में कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। फटाफट बता दो। 2016 का क्वेश्चन है। ये जो नॉर्मल मेयर दे रखा है ना, ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो बता दो। 2016 का आपका क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो, और लास्ट में डिसाइड कर लेना कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए, क्योंकि मैं आपको फटाफट सॉल्व कराऊंगी। आपका काम है कि वीडियो रोक करके आप आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, सो इसका आंसर जाएगा आपका 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब ऐसी जगह जहां पे सामान्य से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाए। जैसे मान लो एक कोई एरिया है, वहां जितनी स्पीसीज पाई जानी चाहिए एक एवरेज, उससे भी ज़्यादा पाए जाए, तो उसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक और बात याद रखनी है कि शुरू में पहले 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिस्कवर किए गए थे, बाद में 9 और ऐड किए गए। तो अगर आपसे पूछे कि शुरुआत में कितने डिस्कवर हुए थे, तो आप कहोगे 25, बाद में कितने ऐड किए गए 9, टोटल मिला के प्रेजेंट टाइम में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है 34। एक और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में, भारत में, इनमें से कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में हैं और उनके नाम क्या है, ये भी पूछता है। तो ये भी हमें तैयार होना चाहिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम रिवाइज कर लें, ये हमारा मकसद होता है। आप अगर चाहते हो मैं इकोलॉजी की वन शॉट वीडियोस अपलोड कर दूं, 3 ही चैप्टर है इकोलॉजी के, और इजी चैप्टर्स हैं और स्कोरिंग चैप्टर हैं। अगर आप चाहते हो उनकी वीडियोस मैं अपलोड कर दूं वन शॉट वीडियोस, तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं उनकी वन शॉट वीडियोस बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर तो हमारा 34। अब हम याद कर लेते हैं कि इंडिया में कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। देखो, इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब कई लोग तरह मानेंगे, मैम एनसीईआरटी में तो 3 ही दे रखा है, आप 4 क्यों बता रहे हो। मैं समझाती हूँ।
एनसीईआरटी में 3 ही दे रखा है, आप 4 क्यों बता रहे हो? ऐसे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे। तो अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे ना, तो उसमें ये नहीं कह रखा कि 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में होते हैं। आप ध्यान से उस लाइन को पढ़ना। इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर जो है उसमें ये लाइन दी गई है कि 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया आर वेरी इनरिच्ड इन द स्पीशीज, मतलब कि 3 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिनमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। उसने ये नहीं कह रखा कि केवल 3 ही हैं, उसने ये कहा है कि ये 3 है जिसमें सबसे ज़्यादा, इंडिया में यही 3 है जिसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, तो आंसर 4 जाएगा, ना कि 3। आप गूगल पे सर्च करके देख लो, आप अच्छी किताबों में सर्च करके देख लो, टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 4 नहीं मिल रहा है तो आप 3 सेलेक्ट करके आना। क्लियर है आपको बात? तो कौन कौन से वो 4 है मैं आपको नाम याद करवा देती हूँ। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग बात रहती है बच्चों के बीच, और कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो जो एनटी है ना वो यही तर्क देंगे कि हमने एनसीईआरटी में ये नहीं लिख रखा कि 3 ही होते हैं, हमने तो ये लिख रखा था कि 3 में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ऐसा वो तर्क देंगे। तो क्यों ना हम पहले से ही तैयार रहें। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो नंबर 1, आप इसे खुद रिसर्च कर लेना, फिर जाके बिलीव करना, क्योंकि कल को अगर वो अपना जवाब या अपना सवाल बदल दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। आप गूगल में या जितने भी आपके अच्छे किताबें उनमें सर्च करोगे आपको 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ही दिखेंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया, केवल 3 का नाम दिया है, और ये भी नहीं लिखा कि केवल 3 होते हैं, अदरवाइज हम 3 ही पढ़ लेते। उन्होंने ये लिख रखा है कि 3 में सबसे ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। यहाँ सवाल फंस जाता है। ठीक है, तो चलो कौन कौन से हैं। पहला है आपका वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन का साइज इंक्रीज करती हूँ क्योंकि काफ़ी पतला दिख रहा है। दूसरा है आपका हिमालयाज। तीसरा है आपका इंडो बर्मा। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका साथ में दे रखा है तो हम साथ में याद करते हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडो बर्मा, श्रीलंका में भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन इंडिया में पूछा जाए तो वेस्टर्न घाट ही आंसर जाएगा। और चौथा जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा वो है अंडमान, जस्ट अ मिनट, वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे एक जगह है जिसे हम कहते हैं सुंदरलैंड। अंडमान की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थोड़ा, अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे एक जगह है इस आइलैंड पे जिसे हम कहते हैं सुंदरलैंड। इस जगह पे भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, केवल इन्हीं 3 का नाम दे रखा है और कहा है कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इंडिया में इन तीनों में मिलती है। लेकिन टोटल पूछा जाए तो इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसका नाम आपके सामने, आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद हो गई। टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरी दुनिया में 34 है, जिसमें से पहले 25 डिस्कवर किए गए थे और बाद में 9 और जोड़े गए थे, और इनमें से इंडिया में कितने हैं, टोटल 4 इंडिया में हैं। ठीक है, अच्छा एक और सवाल पूछा जाता है कि कितने नेशनल पार्क है, तो वो भी लगे हाथ याद कर लो। नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क टोटल 90 है। नेशनल पार्क टोटल कितने हैं, 90 हैं। क्लियर है, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। देखो एक्सटिंक्शन के कॉज सारे हैं, जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके विलुप्त होने के कारण, मतलब कारण क्या है इनमें से, तो कारण तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावी कारण है वो क्या है, सबसे ज़्यादा किस वजह से जो जीव जंतु है वो विलुप्त हुए, आपको ढूंढना है इसमें से आंसर। फटाफट बता दो। आंसर जाएगा आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। देखो जब भी जंगल काट दिए जाते हैं तो ज़्यादातर स्पीशीज़ जो होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में स्पीशीज़ विलुप्त होते हैं। हैदराबाद की वन कटाई आपको याद होगी, अभी हाल ही में वो केस चल रहा था।
तो उस कारण से जो स्पीशीज केवल वहीं पाए जाते होंगे वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका रहने का जगह ही छीन लिया गया। तो सबसे ज़्यादा जो अहम कारक है रहने का जगह छीन लेना, इस वजह से एक्सटिंक्शन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन यही है। अगर रहने का आपका घर छिन जाए, आपकी जगह छिन जाए जहां आप रहते हो, और कहीं ऐसी जगह रहना पड़े जहां आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है आप विलुप्त हो जाओगे। तो ऐसा ही जानवरों के साथ, पेड़ पौधों के साथ होता है। को एक्सटिंक्शन भी कारण है, ओवर एक्सप्लोटेशन भी है, और एलियन स्पीशीज इन्वेजन भी है, ये सब भी कारण है। लेकिन सबसे जो अहम कारण है वो है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, आवास की हानि और विखंडन, यानी आवास का विखंडन, बीच में से रोड निकाल दिए, ठीक है। तो ऐसा मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये आपका जो था ये आंसर गया आपका। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। नेटालिटी रेफर्स टू, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कि नेटालिटी का मतलब क्या है, जन्म दर से क्या तात्पर्य है आपका। नेटालिटी यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन इसने जन्म दर लिख दिया क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। 2018 का आपका क्वेश्चन है। नाम ही बता रहा है जन्म दर यानी कि बर्थ रेट। नेटालिटी मतलब होता है बर्थ रेट, और मॉर्टैलिटी मतलब होता है डेथ रेट। मॉर्टैलिटी भी याद रखो, मॉर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, ठीक है, मृत्यु दर। अच्छा, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बर्थ रेट इसका करेक्ट आंसर गया, और ये आई एम सॉरी। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्ट्रेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड विथ सो, ये भी आपको याद करने वाला क्वेश्चन है कि यूवी विकिरणों के संपर्क में आने पर इथिडियम ब्रोमाइड से रंगा हुआ जो डीएनए है वो कैसा दिखाई देता है। तो वो आपका जो है ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ये सीधा सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। इसमें एक और बात आपको ध्यान रखना है, जो इथिडियम ब्रोमाइड है, ईटीबीआर उसे कहते हैं। ईटीबीआर एक तरह का कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन है, मतलब इसके कारण कैंसर होता है। कार्सिनोजन, अगर ये आपके स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो आपको कैंसर कॉज कर देगा। इसलिए जो भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं वो प्रॉपर ग्लव्स के साथ, प्रॉपर सेफ्टी के साथ एक्सपेरिमेंट करना होता है, अदरवाइज कैंसर हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ये भी आसान सा क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है कि हीरोइन नामक जो दवा होती है वो किसके द्वारा संश्लेषित की जाती है, कैसे संश्लेषित की जाती है। नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन, मेथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, या एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, या ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। आसान सा सवाल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और ये भी बताना कि जो हीरोइन या मॉर्फिन है वो कौन से पेड़ से आपको मिलती है, कौन से पौधे से मिलती है, कमेंट में उसका नाम मुझे चाहिए, आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। चलो इसका आंसर होगा एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से क्या बनता है, आपका हेरोइन बनता है। जो मूवी वगैरह में ड्रग्स देखते हो ना कि हेरोइन ले आए हैं, एयरपोर्ट पे पकड़े गए, वो आपका यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मैं आपको पेड़ का नाम बता देती हूँ। पेड़ का नाम होता है ओपियम, ओपियम प्लांट होता है, ठीक है, जिसे पॉपी प्लांट भी कहते हैं, पॉपी प्लांट भी कहते हैं। आप इसका साइंटिफिक नेम लिख करके बताना, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते। तो आप लोग इस प्लांट का नाम मुझे लिख के बताना, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो पॉपी, या जिसका दूसरा नाम होता है ओपियम प्लांट, ओपियम प्लांट। इसका आप साइंटिफिक नेम मुझे लिख करके बताना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन आपके सामने है। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज, इवोल्यूशन का आपका क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। वह कारक जो जनसंख्या में स्थापक प्रभाव की ओर ले जाता है, वह कारक कौन सा है। अभी के लिए मैं आपको इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये लंबी बात है, एक्सप्लेन करने में मुझे समय लगेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। आपको अगर नहीं मालूम होगा तो अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है वो करवाऊंगी, ठीक है। तो अनुवांशिक बहाव जो होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, वो इसका आंसर जाएगा, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, डीएनए बहुरूपता किसका आधार बनाती है। – 2022 का आपका क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका आधार बनाती है। ये भी अभी के लिए आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसे भी एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। सो ये आपका जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनाती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत किसने की थी, एलेक्स जेफरी ने, एलेक्स जेफरी। एक दो बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या जाएगा, जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाई। ठीक है, जो प्रमुख फिनोटाइप दिखाने वाले पौधे का जीनोटाइप निर्धारित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? प्रमुख यहाँ कहने का मतलब है डोमिनेंट, है ना, डोमिनेंट, प्रभावी, यहाँ कहने का मतलब है प्रभावी, प्रभावी, प्रभावी जो फिनोटाइप है उसे दिखाने वाले पौधों का जीनोटाइप निर्धारित कैसे किया जा सकता है? इसका आंसर जाएगा आपका टेस्ट क्रॉस। मैं आपको समझाती हूँ ये वाली बात, क्योंकि छोटी सी बात है, इसको समझ लेना चाहिए हमें। देखो, कोई अगर पौधा है, अगर वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों ही पौधे क्या होते हैं, टॉल होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा इसका जीनोटाइप कैसा है? तो इसका जीनोटाइप ये जो होता है इसे हम कहते हैं जीनोटाइप, क्योंकि ये जीन ऐसा है, और ये जो टॉल है इसे हम कहते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप। तो देखने में फिनोटाइप मतलब जो दिख रहा है हमको, देखने में वो लंबा दिख रहा है, लेकिन उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हमें नहीं मालूम। तो हम कैसे पता करते हैं? हम पता करते हैं एक प्रोसेस द्वारा, जिसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हम, इस प्लांट को, जो कि F1 प्लांट आपका होता है, ये आपको थोड़ा सा भी दिमाग में रखना पड़ेगा, जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी तभी अच्छे से क्लियर होगा। सो F1 प्लांट को उसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, उसके रिसेसिव पैरेंट के साथ जो क्रॉस करवाना है उसी को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। कैसे होगा भाई? देखो, एक आपका पहला वाला ले लेते हैं कैपिटल टी, और इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉल टी, रिसेसिव पैरेंट स्मॉल टी, तो इसमें हमें हर केस में क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका भी मल्टीप्लाई कर लो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका भी कर लो कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा हमको टॉल प्लांट ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो आपका पौधा था, जो कि हमें चेक करना था, तो उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है। लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी होता और इसका हम क्रॉस कराते, तो इस केस में क्या होता, एक तो हमें मतलब दो हमें टॉल मिलते, दो प्लांट हमें टॉल मिलते, और दो प्लांट हमें क्या मिलते, ड्वार्फ मिलते। तो जब ऐसा रेशियो आए, दो प्लांट टॉल दो प्लांट ड्वार्फ, तो हम समझ जाएंगे कि जो जीनोटाइप है वो हमारा क्या है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी का है। तो ऐसे पता करते हैं टेस्ट क्रॉस से कि क्या आपका जीनोटाइप है। अगर कैपिटल टी होगा तो सारे के सारे टॉल आएंगे, क्योंकि ये हमें पता नहीं, ये हमें अननोन है, हमें नहीं मालूम, लेकिन रिजल्ट हम देख सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या चला गया? हमारा आंसर चला गया टेस्ट क्रॉस। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, जो कि आपका 9th क्वेश्चन है। कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि आईयूडी, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होते हैं, मैं एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ। कॉपर टी होता है, कॉपर 7 होता है, ये जो होते हैं ये आपका क्या करते हैं, ये आपका कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहलाते हैं, ये आपको बताना है कि कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है उनसे निकलने वाले कॉपर आयन क्या करते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, मैंने इसको भी रखा है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। वो क्या करते हैं, वो सप्रेस कर देते हैं स्पर्म मोटिलिटी को, शुक्राणु की जो गतिशीलता है उसको सप्रेस कर देते हैं, ताकि वो अंडा तक पहुंच ना पाए, ओवम तक पहुंच ना पाए फीमेल के। सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, यानी कि उसकी जो गति है उसको धीरे कर देते हैं, दबा देते हैं, ताकि वो आपका जो फीमेल का ओवम है वहां तक पहुंच ही ना पाए। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन। The first movement of fetus and appearance of hair on its head are usually observed during which month of pregnancy। ठीक है, जो भ्रूण की पहली हलचल और सिर पर बालों का आना है वो आम तौर पर किस महीने में देखा जाता है? चौथे महीने में, पांचवें में, छठवें में या तीसरे महीने में? फटाफट से बता दो। ये भी आपको याद करना होगा, ये आपका जो मतलब चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें दे रखा है। ये आपका 5वें महीने में देखा जाता है, और फर्स्ट मंथ में क्या होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट मंथ में जो है वो पहली बार हर्ट बनता है, और आपके धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स बनने चालू हो जाते हैं भ्रूण में। ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, चलो मैं आपको साथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा याद कराते चल रही हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन और सॉलिड हो सके, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया एज इट इज याद कर लेना कोई फायदा नहीं करेगा, उससे रिलेटेड चीजें याद करना आपको फायदा करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच इज।
जो ह्यूमन का हाइंड ब्रेन है यानी कि पश्च मस्तिष्क का जो भाग है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, 3 पार्ट से बना हुआ था, उसमें से एक यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना है। 2012 का आपका क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करो, वीडियो रोक करके सॉल्व कर दो। देखो मैं आपको बताती हूँ, ह्यूमन का जो हाइंड ब्रेन है वो 3 पार्ट से बना होता है, सेरेबेलम, सेरेबेलम, फिर होता है आपका पॉन्स, और आखिरी होता है आपका मेड्यूला। सेरेबेलम, पॉन्स, मेड्यूला। तो ऑप्शन में देखो आपको सिर्फ एक दिख रहा है सेरेबेलम, तो ये हम टिक कर देंगे। जो ह्यूमन का हाइंड ब्रेन होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। सो आपका आंसर क्या चला जाएगा, सेरेबेलम। क्या क्या होता है एक बार फिर से लिख देती हूँ, सेरेबेलम, स्पेलिंग ध्यान रखना, ये बेलम है, सेरेब्रम नहीं है। इसके बाद है आपका पॉन्स, और तीसरा आपका मेड्यूला। यही 3 क्या होते हैं, हाइंड ब्रेन में होते हैं, मेड्यूला। इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। कभी कभी ऐसा भी दे रखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपका 12वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड होता है, मतलब कि कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है मसल का जो कि आपका वंशानुगत है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। ये भी याद रखने वाली बात है, सिंपल सी बात है, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये तीनों तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं, ये तो आपके ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होते हैं। टिटैनस जो होता है क्लॉस्ट्राइडम टिटैनी से होता है, बोtulism जो होता है वो क्लॉस्ट्राइडम ब्यूटारिकम से होता है, दोनों ही क्लॉस्ट्राइडम से होते हैं, क्लॉस्ट्राइडम। आई एम सॉरी, अगर यहाँ पे टिटेनस दिया होता, टिटेनस दिया होता, जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ पे टिटेनस दिया होता तो आपका क्लॉस्ट्राइडम से होता है। टिटैनी थोड़ा सा अलग चीज होता है, टिटनेस थोड़ा सा अलग चीज होता है। तो जो भी दिया होता, टिटैनस या बोटुलिज्म जो होता है वो क्लॉस्ट्राइडियम की वजह से होता है, जो कि एक आपका ऑर्गेनिज्म है। और किसी ऑर्गेनिज्म से हुई बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाती, चाहे आपका बैक्टीरिया की हो, वायरस की हो, फंगी की बीमारी हो, वो मदर से या फादर से अपने बच्चे में नहीं जाती है। तो ये आंसर्स नहीं होंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस जो है वो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये भी आपका जेनेटिक नहीं होता है। तो जेनेटिक में एक ही चीज बचा जो आपका है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये आपका जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के जमने में शामिल है। 2011 का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को रोक दो और रोक के सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका आंसर सीधा सा जाएगा आपका फाइब्रिनोजन। जो आपको कट पिट जाता है तो वहां पे फाइबर्स आके जमा हो जाते हैं ताकि खून बाहर निकलना बंद हो जाए, खून जम जाए, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन इसका आंसर जाएगा आपका, क्लियर है। और इसके लिए आपका कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ब्लड के जमने में कौन सा आयन इंपॉर्टेंट होता है तो आप कहोगे कैल्शियम, और अगर विटामिन पूछे तो आप कहोगे विटामिन के, और कौन सा ब्लड सेल्स हेल्प करता है तो आप कहोगे प्लेटलेट्स। इतनी चीजें जो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है वो आप याद करके रखो। ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड इतनी बातें आपको ध्यान में रख के चलनी होगी, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस फैगोजेन बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। मेलोनेट जो है वो किसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। सीधा सा आपको यही जवाब देना है कि मेलोनेट किसकी एक्टिविटी को रोकता है, इनहिबिट करता है। आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, खाली मेलोनेट देखो और ऑप्शन देखो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो एक चीज हम पढ़ते हैं, मैलोनेट इज कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये आप पढ़ते हो एक लाइन, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा आपको उलझाने की कोशिश यहाँ पे की गई थी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
जो आपका 15वां क्वेश्चन है वो है कि द टर्गा, स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर जॉइंड बाई। कॉकरोच के शरीर में टेरगा, स्टर्ना, प्लूरा आपस में जुड़े होते हैं। 2015 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि कॉकरोच आपके एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है, फिर भी दे रखा है तो हम याद कर लेते हैं। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा आपका ऑर्थोरेडियल मेम्ब्रेन। आपको फिलहाल ये याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रासेस फॉलोइंग ग्रेजिंग बाई लार्जली ड्यू टू, ठीक है, जो चराई के बाद क्षतिग्रस्त घास बढ़ती है वो किस वजह से बढ़ती है? कौन सा मेरिस्टेम है जो उसे बढ़ने में मदद करता है? फटाफट बताओ। लैटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम? अच्छा क्वेश्चन है। 2019 का आपका क्वेश्चन है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट से आया हुआ है। फिलहाल ये पार्ट भी एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है, पर क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं, इसलिए इसको एक बार जरूर देखो। इसका आंसर जाता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा इसको आपको पढ़ा देती हूँ। 3 तरह के मेरिस्टेम होते हैं। एक होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? पौधे के, जैसे मान लो ये पौधा है, ये उसकी जड़ का टिप है, रूट टिप, रूट टिप। और कहाँ मिलता है? शूट टिप। रूट टिप और शूट टिप पे जो मिलता है उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। जो पौधे के किनारे किनारे मिलता है, जैसे यहाँ किनारे किनारे मिलता है, जो किनारे पे जो उसकी मोटाई बढ़ाने में मदद करता है, उसे हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। और जो इंटरनोड के बीच में मिलता है, जैसे मान लो ये आपके इंटरनोड्स हैं, इंटरनोड्स के जस्ट नीचे या बीच में मिलता है, उसे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो अगर क्या होता है, अगर कोई मतलब गाय भैंस आई और उसने यहाँ तक चर लिया प्लांट को, तो शूट टिप तो गया, रूट टिप तो उसका किनारे का शूट टिप तो गया, और लैटरल मेरिस्टेम मोटाई बढ़ाएगा, तो लंबाई बढ़ाने का वापस से काम कौन करेगा? इंटरकैलरी, और कोई बचता ही नहीं है, इसलिए इंटरकैलरी यहाँ काम करेगा। तो ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, 17वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विथ बाइलेटरल सिमेट्री? कौन कौन से जानवर जो हैं वो द्विपक्षीय समरूपता दिखाते हैं और सच्चे सिलोमेट होते हैं? फटाफट बता दो। एडल्ट इकाइनोडर्म, एस्केहेलमिन्थीस, प्लैटीहेलमिन्थीस, एनालिड्स, क्या आंसर जाएगा? देखो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। जो आपका एडल्ट इकाइनोडर्म्स है, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये आंसर आपका नहीं जाएगा। जो आपके लार्वा होते हैं या जो छोटे मतलब होते हैं इकाइनोडर्म्स, उनमें क्या होता है? उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, बड़ों वालों में नहीं होती है, ठीक है। ये तारा मछली, जिसे आप तारा मछली स्टारफिश के नाम से जानते हो, वो इसी में आती है। एस्केहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस आपके राउंड वर्म होते हैं और ये होते हैं स्यूडोसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स, स्पेलिंग भूल जाती है, स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, तो ये भी आंसर आपका नहीं जाएगा। प्लैटीहेलमिन से आपका ए सिलोमेट होते हैं, ये तो सिलोमेट होते ही नहीं है, ठीक है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। तो एनालिड्स ही आपका आंसर बचता है, यही आपका आंसर जाएगा। देखो इसके पास ये सिलोमेट था, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि ये इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। ये दोनों क्या है? ये दोनों में बाइलेटरल सिमेट्री है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? एक स्यूडोसिलोमेट है, एक आपका ए सिलोमेट है, इसलिए आंसर क्या गया? एनालिड्स। एनालिड्स में आपके वही केचुए वगैरह आते हैं, अर्थवर्म जिसे आप कहते हो, अर्थवर्म, नेरिस, लीच, ये सब इसी में आते हैं। और आपका जो नेरिस होता है, नेरिस, ये भी आपका किस में आता है? ये आपके एनालिड्स होते हैं। मैंने एक्स्ट्रा में याद करा दिया आपको। मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें याद कराते चलती हूँ, क्योंकि जब आप ऐसे याद करते हो ना थोड़ा थोड़ा करके, तो वो याद रह जाता है, और जब आप चैप्टर पूरा पढ़ते हो ना तो उस समय कन्फ्यूजन हो जाती है, इधर का उधर हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बीच में बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस काराजिन? काराजिन कौन सा एल्गी बनाता है? ये मैंने आपको प्लांट किंगडम में बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, सॉल्व करने की कोशिश करो। कौन सा शैवाल जो है वो कार्गिन बनाता है? फटाफट बताओ। देखो कारागिन जो होते हैं वो आपके वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, और ऐसे ही एल्गिन जो होता है वो भी आपका वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसे आप हाइड्रोकोलाइड कहते हो। तो एल्गिन आपका बनाता है ब्राउन एल्गी, और कारागिन कौन बनाता है? रेड एल्गी बनाता है। तो कारागिन पूछ रहा है तो लाल शैवाल जो है आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलो लाल शैवाल। नेक्स्ट,
आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली इन। ये भी मैंने आपका पढ़ा रखा है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और मैंने कहा था फंजाई से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये क्वेश्चंस आया हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद कैरियोगैमी बनने के बाद बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न किसमें होते हैं? 2018 का क्वेश्चन है। पहले तो ये समझो कि ये कौन से क्लास में होते हैं, फंजाई के कौन से क्लास में होता है, पहले ये दिमाग लगाओ। फिर उस क्लास के क्या एग्जाम्पल है ये दिमाग लगाओ। फंजाई से हमेशा ही टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आपको थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पड़ता है, इसलिए मैंने आपको कहा था फंजाई इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, देखो जो आपका एक्सोजिनसली स्पोर्स हैं मियोसिस के बाद, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मियोसिस होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक्सोजिनसली स्पोर्स बनते हैं वो आपके सिर्फ एक जगह बनते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिट्स में। ठीक है, बेसिडियोमाइसिट्स। अब बेसिडियोमाइसिट्स का एग्जांपल ढूंढो। बेसिडियो मतलब मशरूम, मैंने आपको याद कराया था कि अब से घर में मशरूम आए तो आप कहोगे बेसिडियोमाइसिटीज आया है। ठीक है, तो अब बताओ मशरूम कौन सा है इसमें से? जाहिर सी बात है एगैरिकस क्या है? मशरूम है। इसको हम पफ फंजाई भी कहते हैं। जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसको हम पफ फंजाई भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, मशरूम भी कहते हैं। बात समझ में आई? और बाकी जो आपका न्यूरोस्पोरा है ये आपका एस्कोमाइसिटीज है। अल्टरनेरिया जो है वो आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज है। सैक्रोमाइसिस जो है ये भी आपका एस्कोमाइसिटीज है, ईस्ट है ये। बात समझ में आ गई? तो आपका एगैरिकस आंसर गया, एगैरिकस को ही हम मशरूम कहते हैं। जो आप खाते हो मशरूम वो एगैरिकस ही है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। मिथेनोजन किस को बिलोंग करते हैं? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड। ये अगेन आपका चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है, क्लास 11th का, मैंने करा रखा है, आप इसे सॉल्व करो। मिथेनोजन किससे संबंधित है? आई होप आपने आंसर निकाल दिया होगा, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की एक खासियत होती है कि इनकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत ही स्पेशल टाइप की होती है, जिसकी वजह से ये विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। सेल वॉल इनकी बहुत स्पेशल होती है, जो बाहरी कवच होता है ये बहुत स्पेशल होता है, इसलिए ये विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। जैसे मिथेनोजन एनारोबिक कंडीशन में जीवित रह सकता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये मीथेन गैस निकालता है और CO2 निकालता है, जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं। तो गाय के जो पेट में होता है वो आपका मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है, जो कि गाय का गोबर निकलता है तो वहाँ से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसी बैक्टीरिया की वजह से, और इसी की वजह से हम गोबर गैस बना पाते हैं। ठीक है, उसे एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि आपकी बायोगैस होती हैं। ठीक है, सो इतना तक था। आज हमने अपने 100 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए, 100 PYQs हमने सॉल्व कर दिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। 100 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए अपने टोटल मिला करके। टोटल 5 पार्ट मैंने सॉल्व करवाए हैं, पाँचों पार्ट को मिला करके 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आज के वीडियो में, और मैं एक अगला वीडियो डालूंगी जिसमें पाँचों पार्ट मैं शामिल करके डाल दूंगी, पाँचों पार्ट शामिल करके डालूंगी। टोटल 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप दोबारा से सॉल्व करना और दोबारा से यही कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना। आप ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हो तो मैक्सिमम चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर इसके थ्रू कवर करवा दिया आपको, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन कराया और हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट लेने की मैंने कोशिश की है। सो इस चीज़ को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, फिर उसको जाके रिवाइज कर लेना। तो एक बार वो 100 क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करना, जो कि मैं अपलोड करूँगी, आज ही कर दूँगी। 100 क्वेश्चंस वो फिर से सॉल्व करना, फिर देखना आपके 100 में से कितने सही हो रहे हैं, और उसमें ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कौन सा पार्ट आपको अच्छे से नहीं आता, उसको आप जाके रिवाइज करना। इतना आप प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतना इनफ है आपके लिए, इससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई खास मतलब नहीं है, इतने से आपका काम चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं आपको ख़त्म करवाऊंगी। मान के चलो 22 तारीख तक मैं आपको ख़त्म करा दूंगी 25 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके नीट के। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।